हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल अभिव्यक्ति पीसीएस। दोस्तों, यूपी पीसीएस मेंस की आंसर राइटिंग कराई जा रही थी एथिक्स पेपर के लिए, ठीक है। और अभी तक 5 क्वेश्चंस को बताया गया है आपको कि कैसे उसका स्ट्रक्चर तैयार करना है और कैसे उसमें जो मेन पॉइंट्स हैं उनको ऐड करना है, ठीक है। और इसी क्रम में एक नया प्रश्न आपके सामने है कि भारत में लैंगिक असमानता, उसके कारण और जो आंदोलन चल रहे हैं उस पर क्वेश्चन आप आगे की स्लाइड में देखेंगे ही। ये बेसिकली एक इंट्रो टॉपिक है और इससे पहले 5 आप देख ही सकते हैं। ये सभी टॉपिक लगभग करंट इश्यूज़ से जुड़े हुए टॉपिक हैं जो कि आपके एथिक्स में पूछे भी जा सकते हैं, न केवल यूपी पीसीएस में बल्कि यूपीएससी में भी संदर्भ मिलता जुलता क्वेश्चन का देखा जा सकता है जो कि आगामी परीक्षा होने वाली है, ठीक है। और वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है कुछ कारणों से, पर कोशिश की जाएगी कि डेली एक वीडियो डाली जा सके, ठीक है। तो करते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक। तो चलिए फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को आगे। भारत में लैंगिक असमानता के लिए कौन से मुख्य कारक उत्तरदायी हैं? इस संदर्भ में भारत में चल रहे आंदोलन प्रयासों पर संक्षेप में चर्चा कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 2 प्रश्न आपके सामने है एक ही प्रश्न लेकिन 2 पार्ट में है। पहला पार्ट तो ये वाला है, ठीक है, कौन सा, जिसमें आपको भारत में लैंगिक असमानता के कारण बताने हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट यह है कि भारत में इस संदर्भ में जो आंदोलन चल रहे हैं, ठीक है, या जो प्रयास चल रहे हैं उन पे चर्चा करनी। तो दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया, ठीक। तो चलिए फिर देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखा जा सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन के माध्यम से या इससे पहले भी दिए हुए जो भी क्वेश्चन हैं उसमें बेसिकली आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि प्रश्नों में लिखना क्या है, ठीक है। एग्जैक्टली क्या आप उसका कंटेंट हो सकता है या प्रश्न की डिमांड क्या हो रही है। आप उसमें एग्जाम्पल अलग लिख सकते हैं, डेफिनेशन अगर कई अलग अलग प्लेटफॉर्म की डेफिनेशन है आप उसको लिख सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन भले ही अलग प्लेटफॉर्म से हो, जैसे कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है या विश्व आर्थिक मंच ने कहा है, तो सारी डेफिनेशन आपकी अच्छी हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि प्रश्न की डिमांड क्या है और लिखना क्या है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको यहाँ बताने की कोशिश की गई है। तो चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहले इंट्रो देख लेते हैं एज़ यूजुअल कि इंट्रो की शुरुआत हम क्या करेंगे, या तो हम लैंगिक असमानता को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे या उस प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर कोई इंडेक्स या रिपोर्ट है तो उसके आधार पर हम लोग इंट्रो शुरू करेंगे, या होल पूरे प्रश्न को अगर हम देखें तो वो पूछ क्या रहा है उसका संदर्भ लेते हुए आंसर लिखने की कोशिश करेंगे और सबसे पहले इंट्रो देंगे, ठीक है। तो देखते हैं फिर क्या लिखा हुआ है। तो विश्व आर्थिक मंच WEF के अनुसार लैंगिक असमानता लिंग के आधार पर व्यक्तियों के बीच असमान व्यवहार, ठीक है, और अवसरों और परिणामों को संदर्भित करती है, ठीक है। तो व्यक्तियों के बीच में लिंग के आधार पर जो भेदभाव होते हैं बेसिकली उसको यहाँ पर संदर्भित किया जा रहा है। और ये किस तरह के जो है असमान व्यवहार हैं, तो आर्थिक भागीदारी में असमानता, शिक्षा में असमानता, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच में भी असमानता और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में भी असमानता, ठीक है। साथ ही सामाजिक जो मानदंड हैं उसमें महिला और पुरुषों में आप जो असमानता देखते हैं वो सारी इसमें शामिल है, ठीक है। तो लैंगिक असमानता को हमने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के माध्यम से बताया, ठीक है। अब देखते हैं कि पहला पार्ट जो है बताया, तो पहले पार्ट में हमें क्या लिखना है। पहले पार्ट में लिखना है कि भारत में लैंगिक असमानता के लिए जो जिम्मेदार कारक हैं वो क्या हैं, ठीक है। तो वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए हमें एक तो लिखना है, तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। तो लिमिटेड पॉइंट में ही बताना पड़ेगा, वैसे तो बहुत से पॉइंट हैं लैंगिक असमानता के कारक के रूप में, विशेष रूप से भारत के अगर संदर्भ में बात की जाए, लेकिन यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स में देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला कारक क्या है, पितृसत्तात्मक मानदंड एवं मूल्य। ये कैसे है कि पारंपरिक जो लिंग आधारित भूमिका है भारत में पुरुषों की और महिलाओं में हम अगर देखें, ठीक है, तो उसमें शुरू से ही अंतर नज़र आता है, ठीक है। पुरुषों को महिलाओं की तुलना में प्रत्येक चीज़ में प्राथमिकता दी जाती है, चाहे वो शिक्षा की बात हो, ठीक है, या क्या स्वास्थ्य हो या अन्य कोई अवसर हो, सभी में पुरुषों को जो है वरीयता दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है। तो इसका परिणाम क्या होता है, महिलाएं हर क्षेत्र में फिर पीछे रह जाती हैं। और अभी भी बहुत से क्षेत्रों में ये पितृसत्तात्मक जो मानदंड है अभी भी काम कर रहा है भारतवर्ष में, है ना। तो जिसकी वजह से आज लैंगिक असमानता अभी भी बहुत हद तक बनी हुई है, ठीक है। तो एक पॉइंट तो ये है कि तो पितृसत्तात्मक जो है मानसिकता या मानदंड,
ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षा व आर्थिक अवसरों में असमानता। ठीक है, तो वही मानदंड है जब, तो शिक्षा और आर्थिक अवसरों में भी असमानता देखने को मिलेगी। महिलाओं को शुरुआत से ही शिक्षा एवं रोजगार के लिए अनुपयुक्त समझा गया। क्यों? कि शिक्षा देकर के होगा भी क्या, है ना, रोजगार तो उनको उनसे चाहिए नहीं, तो आर्थिक अवसर भी समाप्त हो जाते हैं। और वही सत्तात्मक भावना या मूल्य आप कह सकते हैं कि इनका विवाह के पश्चात दूसरे घर जाना, तो फिर शिक्षा की आवश्यकता क्यों, रोजगार की आवश्यकता क्यों। तो ये जो मानसिकता है उससे कहीं ना कहीं महिलाओं को शुरू से ही शिक्षा और रोजगार से जो है दूर रखा गया। और परिणाम क्या कि आर्थिक अवसरों में भी पुरुषों में असमानता देखने को मिली, है ना। और एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो ग्लास सीलिंग की समस्या, इसको अभी होल्ड करते हैं, दूसरी देख लीजिए पहले। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी अगर हम बात करें तो 100 में से 25.5% है, जबकि लगभग आधी आबादी शेयर करती है इंडिया की महिलाएं। ठीक है, जबकि वहीं पुरुष की अगर हम बात करें तो 84.7% है आर्थिक भागीदारी। तो ये अंतर क्यों है? ये जाहिर सी बात है, ये परंपरागत मूल्य के अंतर हैं जिसके कारण आज महिला पीछे रह गई हैं। इसके अलावा ये जो 25.5% अगर कार्यरत हैं भी, आर्थिक भागीदारी में अपनी भूमिका निभा भी रही हैं, तो उनमें ग्लास सीलिंग जैसी समस्या, इसमें क्या होता है, तो ग्लास सीलिंग की समस्या महिलाओं को जो है उच्च पदों पर जाने से जो है रोक लिया जाता है बहुत से ऐसे जो है संस्थानों में। ठीक है, क्यों? क्योंकि मानसिकता वही बनी है, महिला कैसे ऊपर हो सकती है। तो इस तरह की समस्याएं हैं और ये शिक्षा और आर्थिक अवसरों में असमानता के कारण है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, तीसरा पॉइंट की भेदभावपूर्ण नीतियाँ एवं कानून। अब ये कैसे इस पर वर्क करता है कि महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा के बावजूद भेदभावपूर्ण कानून एवं नीतियाँ भारत में अब भी व्यवहारिक हैं। मतलब महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा तो है, लेकिन इसके बावजूद भी भेदभावपूर्ण कानून एवं नीतियाँ भारत में अब भी व्यवहारिक हैं। व्यवहार में उनका पालन नहीं हो पाता। जैसे महिलाओं को संपत्ति के अधिकारों को प्रतिबंधित करने वाला कानून, ठीक, महिलाओं के आर्थिक स्वतंत्रता को सीमित करता है। तो महिलाओं को आज भी पिता की संपत्ति में व्यवहारिक रूप से हिस्सा नहीं दिया जाता, ये मान्यता ही है। तो कहीं ना कहीं आर्थिक भेदभाव तो है ही पुरुषों की अपेक्षा। तो ये बात भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि हिंसा एवं उत्पीड़न। तो भारत में महिलाओं को घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, महिलाओं के साथ रेप आदि की उच्च दर का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी सबसे बड़ी समस्या है। पहले तो शिक्षा और आर्थिक अवसरों की जो है असमानता देखने को मिलती थी, है ना। अब क्या है कि हिंसा और उत्पीड़न भी हो रहा है। अब मतलब कि इसी संदर्भ में ही, अभी नहीं, हमेशा से ये होता है। तो अब इसमें एग्जांपल देख लेते हैं कि एनसीआरबी के 2021 के आंकड़ों को अगर हम नज़र डालें तो प्रति लाख महिलाओं पर जो महिला अपराध की दर है वो 54.7 रही है ना। तो अब ये भी एक प्रश्न बनता है कि असमानता का स्तर अब हिंसा और उत्पीड़न तक। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये है, अब जैसे 4 पॉइंट आपने बता दिए, अब बताने को तो आप 5 या 6 भी बता सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप कितने पॉइंट लिख रहे हैं। आप जो है बीच के एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा अगर कम करके 5 या 6 पॉइंट भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल ज़रूर डालिएगा जितना हो सके, है ना। तो अब चूँकि टाइम लिमिट में और वर्ड लिमिट में ही लिखना है, ठीक है, तो उस हिसाब से 4 पॉइंट को यहाँ पर लिखा गया है। आप और भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट क्या था प्रश्न का कि इस संदर्भ में भारत में चल रहे आंदोलन और प्रयासों पर संक्षेप में चर्चा करें। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। अभी भारत में जो है चल रहे प्रयास और आंदोलन क्या है। ठीक है, तो अभी करंट में आपने मीटू का हैशटैग मीटू आंदोलन सुना होगा, है ना, जिसमें फिल्म एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने जो है यौन हिंसा को लेकर के जो है नाना पाटेकर पर आरोप लगाए थे। ठीक है, तब ये चर्चा में एक्चुअली आया। ठीक है, उसके बाद से कई ऐसे मामले सोशल मीडिया के थ्रू सामने उजागर हुए, है ना। तो एक राष्ट्रीय चर्चा का मुद्दा तो बना ही ये हैशटैग मीटू आंदोलन। ठीक, इसके अलावा क्या और क्या प्रयास हो रहे हैं, जैसे स्त्री मुक्ति संगठन एक है, किसका है, सामाजिक कार्यकर्ता है आरती धारूकर। ठीक है, तो इनके द्वारा ये स्थापित जो है एक संगठन है, गैर सरकारी संगठन, जो महिला अधिकारों एवं शिक्षा के लिए कार्यरत है काफ़ी समय से। तो एक ये भी प्रयास है जो व्यक्तिगत लेवल पर जो है चल रहे हैं एक एनजीओ के माध्यम से। इसके अलावा क्या है, प्रज्वला एनजीओ, ठीक है, सुनीता कृष्णन द्वारा संचालित यौन उत्पीड़न के पीड़ितों की सहायता एवं पुनर्वास हेतु कार्यरत है ये। तो ये भी एक जो है आंदोलन समझिए 2002 या 5 से चल रहा है।
ठीक है, भारत में। तो ये व्यक्तिगत प्रयासों में आप इन दोनों लोगों का नाम डाल सकते हैं, इनके एनजीओ का, ठीक है। इसके अलावा क्या, अभी हाल ही में जो मूवमेंट हुआ है रिक्लेम द नाइट आंदोलन, हालांकि ये नाम जो रिक्लेम द नाइट है, कई बार इस तरह के आंदोलन महिलाओं के सुरक्षा को लेकर के हुए हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में भी चर्चा में रहा। तो महिलाओं को रात में सुरक्षित महसूस कराने और अपने समुदायों में यौन उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने हेतु एक बहुप्रचलित आंदोलन है। हाल ही में कोलकाता में एक डॉक्टर के मामले में भी इसे देखा गया है, ठीक है। तो आप अभी हाल फिलहाल में जो चल रहे हैं महिला डॉक्टर के रेप के मामले को सुन रहे होंगे, तो उसमें इस मूवमेंट को जो है चलाया जा रहा है न्याय के लिए, ठीक है। तो ये भी एक बात है, समस्या तो है ही, तो इसलिए ये मूवमेंट चल रहा है। अब देखते हैं इसकी सुप्रीम कोर्ट में क्या वर्डिक्ट आती है और कैसे न्याय मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली ये प्रश्न भी इसीलिए ही उठाया गया था क्योंकि करंट में ये मुद्दा चल रहा है महिला असुरक्षा को लेकर के, है ना। तो ये आप अपने आंसर में भी डाल सकते हैं। अगर एक आप जागरूक जो है एस्पिरेंट हैं तो ये आपको बात मालूम भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपने 3 से 4 या 4 से 5 जितना आप लिख सकें, 5 एटलीस्ट 5 अगर आप लिख रहे हैं या 4 भी लिख रहे हैं तो भी इनफ है, क्योंकि पेज आपके पास 3 से 4 ही होंगे, ठीक है। तो उसी में ही आपको लिखना है। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप डायमेंशन लिख सकें उतना अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे 4 हैं, आप और भी लिख सकते हैं। तो ये आपने जो है सेकंड पार्ट बता दिया प्रश्न का, ठीक है। पहला पार्ट आपने ये बताया है, और जो शुरू में इंट्रो आपने दिया था वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की परिभाषा से लैंगिक असमानता को लेकर के जो परिभाषा है उससे दिया। इसके बाद आपने भारत में जो लैंगिक असमानता के लिए प्रमुख जिम्मेदार कारक हैं 4 कारक आपने बताए, ठीक। इसके अलावा नेक्स्ट जो पार्ट था प्रश्न का कि भारत में चल रहे कुछ आंदोलन या प्रयास, तो आपने एक हैशटैग मीटू आंदोलन को बताया, स्त्री मुक्ति संगठन जो कि महिलाओं की जो है अधिकार और शिक्षा के लिए लड़ रहा है, और प्रज्वला जो एनजीओ है उसको बताया आपने कि पीड़ितों की सहायता और पुनर्वास का एक कार्यक्रम चल रहा है इस एनजीओ के थ्रू। इसके अलावा आपने रिक्लेम द नाइट जो आंदोलन कोलकाता में आजकल के जो मूवमेंट को लेकर के है वो आपने बताया। तो आपने करंट को भी ऐड किया है और अपनी बात भी कही है कि क्या प्रयास चल रहे हैं। इसके अलावा कई सरकारी जो है कानून है, पॉक्सो एक्ट है, बहुत से कानून हैं, वो तो हैं ही, लेकिन चूंकि भारत में चल रहे आंदोलन और प्रयास की बात कही थी तो आपने व्यक्तिगत या एनजीओ जो गैर सरकारी तंत्रों के माध्यम से जो भी प्रयास हैं उनकी आपने सिर्फ चर्चा की है। अब प्रश्न अगर ये आता है कि सरकार द्वारा इसमें चलाए गए प्रयास हो, तो आप कई एक्ट हैं उनको यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर में, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। अब आपको निष्कर्ष लिखना है, क्योंकि प्रश्न आपने लिखा है तो उसको कंक्लूड आपको करना ही करना है। तो निष्कर्ष देख लेते हैं। अतः भारत में लैंगिक अंतराल को कम करने के लिए विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक, ठीक है, के प्रत्येक आयाम आर्थिक भागीदारी, अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता और राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर ध्यान केंद्रित करते हुए योजनाओं के उचित कार्यान्वयन के साथ साथ उचित निगरानी तंत्र की भी आवश्यकता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कंक्लूड करते हुए बताया कि जो विश्व लैंगिक अंतराल जो है सूचकांक है, तो उसमें विभिन्न आयामों पर जो रैंकिंग दी जाती है, उन आयामों पर जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, ठीक है, तो उनके उचित, तो पहले तो कार्यान्वयन उचित तरीके से होना चाहिए। दूसरा क्या है कि जो कार्यान्वयन हुआ भी है, ठीक है, जो कार्यान्वयन हुआ भी है तो वो एक निगरानी तंत्र के अंतर्गत हो, ताकि जो वास्तविक ग्राउंड लेवल पे जो स्थिति है उस योजनाओं के क्रियान्वयन की, उसको भी ऑडिट किया जा सके, ठीक है। तभी ये आप श्योरिटी दे पाएंगे कि ये धरातल पे कितना लागू हो पाया है और बदलाव कितना हुआ है, ठीक। तो ये आपने कंक्लूड कर दिया यहाँ पे एक सजेशन देते हुए, ठीक है। इसके अलावा ये क्या है, ये एडिशनल पॉइंट है। ये एडिशनल पॉइंट ये है कि #WW ये जो है वेब वंडर वुमेन एक पहल है, वेबसाइट है बेसिकली ये, ठीक है, इनिशिएटिव है, जिसमें क्या है महिला सशक्तिकरण हेतु कुछ प्रयास के लिए बताया गया। जैसे क्या, महिलाओं को डिजिटल सुरक्षा के बारे में जागरूकता देना, ठीक है, ऑनलाइन उत्पीड़न हिंसा के खिलाफ संसाधन एवं समर्थन। तो ये एक इनिशिएटिव है ना, इसको भी आप लिख सकते हैं, ठीक। कहाँ लिख सकते हैं आप, यहाँ लिख सकते हैं 5 नंबर डाल के, है ना, यहाँ लिख सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है किस तरीके से लिख रहे हैं। आपके पास पेज है, जगह है, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये एडिशनल पॉइंट के रूप में आप ऐड कर सकते हैं। बाकी आप आंसर इसको देख सकते हैं, एक बार खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन पॉइंटों में आप एग्जाम्पल बदल सकते हैं, या ये जो 4 पॉइंट आपके सामने जिम्मेदार कारक हैं इनको, इनके अलावा भी आप लिख सकते हैं, इनको इंक्लूड करते हुए भी लिख सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करेगा कितने डायमेंशन आप लिख पा रहे हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो ठीक है, फिर
एक बार लिखने की कोशिश करिए। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।